नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में सैन्य विमान C-295 निर्माण के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, वादे के अनुसार धान की खरीद की जाएगी और उसका एक भी दाना नहीं छूटेगा। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव में हार के बाद संसद में अपना बहुमत खोया। इटली में विश्व टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी टूर्नामेंट में भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता और भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये भारत में सैन्य विमानों के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है, जिसमें विमानों के कल पुर्जे जोड़कर उन्हें अंतिम रूप से तैयार किया जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। टाटा एयरबस परियोजना मेक इन इंडिया पहल के तहत सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की एरोस्पेस परियोजना है, जो भारत और स्पेन के बीच बढ़ते सामरिक रक्षा संबंधों का प्रतीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। इस प्रोग्राम के तहत भारत के लिए उत्पादित किए जाने वाले कुल 56 C-29 सैन्य विमानों में से 40 का निर्माण वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और 16 विमानों की आपूर्ति स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा की जाएगी। इस सुविधा में निर्मित एक सैन्य परिवहन विमान भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट से सुसज्जित होगा। 71 सैनिकों और 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम होगा। इनमें से पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। वडोदरा पहुंचने पर दोनों नेता रोड शो करेंगे और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में बताया कि इस परियोजना से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में परिवहन का खर्च घटेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है भुज से नलिया, ये 101.4 किलोमीटर की प्रोजेक्ट है। पहले यहाँ मीटर गेज थी। भारतीय रेल का जो एक यूनी गेज पॉलिसी है कि हमारे सारे गेज जो है ब्रॉड गेज होने चाहिए, उसी के तहत हमने इसको गेज कन्वर्जन किया है। कुल 1100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये कुल 11 स्टेशंस को ये जोड़ता है। ये एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विशाल परियोजना के अंतर्गत 24 बड़े पुल, 254 छोटे पुल, 3 सड़क ओवरब्रिज और 30 अंडरब्रिज का निर्माण शामिल है। यह परियोजना गुजरात के कच्छ जिले में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही भुज नलिया रेल लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने से बाकी रेल नेटवर्क से भी संपर्क बढ़ेगा। इससे कच्छ के रण में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। इस परियोजना से इस क्षेत्र में स्थित सीमेंट उद्योग भी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा यह कच्छ जिले में बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात और आयात को भी बढ़ावा देगा। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कल 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जाहिर की। पार्टी ने वर्ली से शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है। शिवसेना ने कुल 65 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने कल 14 उम्मीदवारों की चौथी सूची जाहिर की। कांग्रेस पार्टी अब तक 101 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। एनसीपी ने 4 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जाहिर की और पार्टी अब तक 49 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। एनसीपी एसपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। इसके साथ एनसीपी एसपी अब तक कुल 76 उम्मीदवार जाहिर कर चुकी है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। अगले महीने की 13 तारीख को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले पहले चरण के चुनावों के लिए 805 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इसके अंतर्गत स्कूलों के छात्र छात्राएं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने माता पिता को पत्र लिखेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर #मम्मी पापा वोट दो के साथ पत्रों को साझा करेंगे। इस सोशल कैंपेन में आपका 6वां से 12वीं तक स्टूडेंट है, ये शामिल होंगे। वो इसमें उसी दिन का लेकर ऐसे रेटिंग कंपटीशन भी सभी स्कूलों में आयोजन किया जा रहा है। वो सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से ये भावी मतदाता है अपने माता पिता से अपील करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आज सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव से संबंधित विषयों और गठबंधन में ठोस रणनीति बनाने पर विचार किया जाएगा। अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके साथ ही सहयोगी दलों के बीच चुनाव संबंधी चर्चा की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं। इस बैठक में तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ के 4 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों पर भी चर्चा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी और धान का एक भी दाना नहीं छूटेगा। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने घोषणा की कि चावल मिल मालिकों की शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि हितधारकों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई का तुरंत समाधान किया जा सके। भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एफसीआई जो आश्वस्त किया है 185 लाख टन पैडी हम प्रोक्योर करेंगे। एज ऑन डेट 14 लाख मेट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है और हम व्हीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन शीघ्र गति से कर रहे हैं। हमने 31 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी अंडर पीजी स्कीम, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम पे हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए हैं। दोनों स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट मशीन, पूछताछ काउंटर, खाने पीने की सुविधाओं और मोबाइल शौचालय वाले विशेष होल्डिंग क्षेत्र बनाए गए हैं। आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। एक रिपोर्ट। यह सप्ताह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। सप्ताह का आरंभ मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में लोक सेवकों की ओर से संकल्प लेने के साथ होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। सुमित और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से डेविड शर्मा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोता रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 011-234-21050 और 011-233-14444 पर फोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और सोशल मीडिया पर #AskAIR पर भी पोस्ट कर सकते हैं। जापान की सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया है। चुनाव के प्रारंभिक नतीजों के अनुसार विपक्षी दलों ने निचले सदन में आधे से अधिक सीटें जीत ली हैं। अब केवल 22 सीटों के नतीजे आने बाकी हैं। LDP और इसके गठबंधन सहयोगी दल
कोमितो ने 208 सीटें हासिल की हैं, जबकि विपक्षी दलों ने 235 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी CDP ने अब तक 143 सीटें जीती हैं। जापान की संसद D8 के निचले सदन में सत्ता संभालने के लिए किसी भी पार्टी को 233 सीटों का बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। इटली में चल रहे विश्व टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी 2024 टूर्नामेंट में कल भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त इस भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में जर्मनी की जोड़ी को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में किर्गिस्तान के अब्दी मालिक कराचेव को 4-3 से हराया। वहीं 70 किलोग्राम वर्ग में सुजीत और 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने कांस्य पदक जीता। महिला क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद में दूसरी एकदिवसीय मैच में भारत को 76 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 259 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम 47 ओवर और एक गेंद में 183 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण आज दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष द्विवार्षिक आयोजन का पहला सम्मेलन अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिक्किम के गैंगटोक ने पहले चरण की मेजबानी की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद सिद्धार्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल अरेस्ट को लेकर जागरूकता फैलाने के आह्वान को कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगने वालों से बचने का दिया मंत्र, कहा कोई भी सरकारी एजेंसी पैसे नहीं मांगती। अमर उजाला ने सुर्खी दी है, प्रधानमंत्री के डिजिटल सुरक्षा के 3 मंत्र, रुको, सोचो, एक्शन लो। कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर नहीं मांगती जानकारी। आज वडोदरा में C-295 विमान संयंत्र के उद्घाटन की खबर को कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, पहला विमान 2026 में बनकर तैयार होने की संभावना। प्रधानमंत्री द्वारा कल से 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करने की खबर वीर अर्जुन में है। इसी खबर को हरिभूमि ने सुर्खी दी है, बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। नियमित टीकाकरण की इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए विकसित यूविन पोर्टल की भी होगी शुरुआत। देशबंधु ने स्टेट बैंक के आर्थिक विभाग की रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, भारत में करोड़पति करदाताओं की संख्या असेसमेंट ईयर 2014 के मुकाबले 2024 में 5 गुनी बढ़ी। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दिल्ली की हवा फिर हुई दमघोटू, AQI 400 के पार। हिंदुस्तान ने चिंताजनक शीर्षक से लिखा है, राजधानी दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित, AQI बेहद खराब श्रेणी में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेन के समकक्ष पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में सैन्य विमान C-295 निर्माण के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, वादे के अनुसार धान की खरीद की जाएगी और उसका एक भी दाना नहीं छूटेगा। जापान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव में हार के बाद संसद में अपना बहुमत खोया। इटली में विश्व टेबल टेनिस फीडर कैग्लियारी टूर्नामेंट में भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतिका रॉय की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। और भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।